Sita Pandey and we are studying our chapter chemical reactions and equations. ठीक है, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ाया था। याद है सबको? सबने वहां तक देखा है? चलो फिर आगे के आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करना, आप ऑटोमेटिकली उसको ज्वाइन कर लोगे। वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं इसके नोट्स, आप देख सकते हो आप वहां से, ठीक है। बट प्रेफर करो अपने ये इस लेक्चर को देखते हुए अपने खुद के नोट्स बनाओ और उन नोट्स को जो वहां पर प्रेजेंट ऑलरेडी उनको सिर्फ रेफर करना, ठीक है। ऐसा मत करना कि उनका प्रिंट आउट करके उनसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद अपने नोट्स बनाता है पढ़ के तो उसको याद होती जाती है चीजें, और जब कोई किसी और के नोट्स उठा के सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो वो वाली प्रोसेस मिस हो जाती है और फिर आपको बहुत ज्यादा बार उस नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप अपने खुद के नोट्स तैयार करो, अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ अपने लेक्चर को। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से पढ़ो। मैं हट जाती हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, आपको पूरा दिख रहा होगा। चलो फटाफट से पढ़ो, मेरे को बताओ क्या एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं है जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं? कुछ अलग क्वेश्चन है इसमें। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7? एनसीईआरटी की बुक में ये एक्टिविटी 1.7 बोला गया है इसको, ठीक है। डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन दी अदर। क्यों डबल है? पहली बात तो जो दो गैसेस हैं बेटा, किस पे कौन सी थी लिखे, एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैथोड पे कौन था, एनोड पे कौन था? पहले तो आप यही बता दो, कैथोड पे कौन था, एनोड पे कौन था? कौन बना था कैथोड पे? तो मैं बोलूंगी हाइड्रोजन बना था और एनोड पे बना था आपका ऑक्सीजन, पता है, ठीक है। अच्छा, दोनों अलग अलग बने थे, दोनों की वॉल्यूम सेम बनी थी, मैं बोलूंगी डिफरेंट कौन ज्यादा बना था, हाइड्रोजन। किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ आपको मैं यहीं पे, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या थी बेटा, 2H2O। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रही हूँ सीधे। लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी इसको आपने प्रोवाइड की तो क्या बन गया, 2H2 प्लस गैसियस प्लस O2 गैसियस। तो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम था दैट इज डबल टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड, राइट। नेम दिस गैस आपसे पूछा है। अच्छा, नेम दिस गैस भी पूछा है, कौन सा डबल हुआ है? पूछा कौन डबल है, तो हाइड्रोजन। नेम दिस गैस हो गया, ठीक है। अगला देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, इसको हल्के में मत लेना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम, इससे पहले ये वाला तो एनसीईआरटी का करवाया मैंने आपको, बट ये क्या है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सेक्शन सी शॉर्ट टाइप आंसर है, ठीक है। सेक्शन सी में आपका आया हुआ था। चलो एक बार रीड करो क्वेश्चन को अपने आप से, रीड कर लिया? चलो, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड। व्हाई? पहला क्वेश्चन बताओ, जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं वाटर का तो उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड क्यों डालना पड़ता है हमें? क्या लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में आपको? तो इसका आंसर लिखो, बिकॉज, या पूरा लिख लेते हैं, चलो भाई पूरा लिख लेते हैं, some drops of an acid, ठीक है, of an acid are added to water before electrolysis because water is in itself, अभी हट रही हूं मैं, ठीक है, is in itself poor conductor of electricity। बस हट रही हूं मैं, ठीक है, 2 सेकेंड, इसको पूरा कर लूं, हट रही हूं मैं यहां से, ठीक है बेटा, लो हट गई। देखो क्या होता है, वाटर खुद में बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और जैसे ही आप उसमें एसिड को ऐड करते हो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। अगला क्या क्वेश्चन है, नेम द गैसेस लाइब्रेटेड एट कैथोड एंड एनोड। नई बात है क्या? कुछ नई बात है क्या? क्या है? कैथोड पे बता दो,
फिर एनोड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो ये लिखते हैं। कैथोड पे बताओ, एनोड पे बताओ, कैथोड पे बता दो, एनोड पे बता दो। कैथोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। अच्छा, इसको याद कैसे रख सकते हैं? इस चीज को याद करने के लिए कोई न्यूमोनिक बताऊं क्या? सोचा जाए, मिलके सोचते हैं। चलो कैसे याद रख सकते हैं? अच्छा, चैप्टर देखो कैसे याद किया जा सकता है। फालतू की चीज है, अगर आप 10 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी, बट स्टिल चलो। चैप्टर, CH साथ में आता है ना, CH, तो C से क्या हो गया आपका? कैथोड हो गया, कैथोड हो गया। H से क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन हो गया। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में इस चीज में कंफ्यूजन हो कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही थी, बन रही थी, तो आप हमेशा इस चीज को याद कर लेना, चैप्टर। इस वर्ड को तो याद रखोगे, चैप्टर में C के बाद H आता है, C से कैथोड स्टैंड करता है और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो कैथोड पे हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली एनोड पे ऑक्सीजन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। इस क्वेश्चन को रीड करो भाई। क्या लिखा हुआ है? What is observed when silver chloride is exposed to sunlight? Give the type of reaction involved. Give the type of reaction. किस तरह की रिएक्शन है? चलो, What is observed हम लोग वो लिख लें, इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन हालांकि पूछी गई है, चलो लिखनी ही पड़ेगी। क्या था? सिल्वर क्लोराइड। चलो बदल देती हूँ आपके लिए, यहाँ पे कलर येलो लिखती हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख देती हूँ AgCl। अरे बाप रे, कितना बढ़िया कलर आया ना। चलो AgCl सॉलिड है। क्या दिया इसको? सनलाइट दिया। क्या दिया इसको? सनलाइट दिया। किसमें टूटा? Ag प्लस Cl नहीं होता, Cl2 होता है। ठीक है, Cl होता ही नहीं, Cl एज अ फॉर्म ऑफ एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। Cl2 बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है। जैसे ही यहाँ Cl2 हुआ, इधर 2 Cl हो गए और उधर कितने Cl है लेफ्ट हैंड साइड में? एक। तो ऐसा हो सकता है? हमें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है ना, तो क्या करूं? उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उधर कर देते हैं। चलो उधर कर देते हैं भाई, कर दिया। ठीक है, उधर करने से क्या हुआ? Cl की तो कहानी जम गई, बट Ag को देखो, Ag के उधर कितने एटम्स है? दो। राइट हैंड साइड में कितने हैं बेटा? एक ही है। तो क्या करें? राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ओके, सो नाउ वी आर डन विद अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो ये तो समझ में आया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट? अच्छा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट दैट इट्स व्हाइट कलर टर्न्स टू ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सिल्वर। चलो आंसर लिखिए इसका। ठीक है, मेटालिक सिल्वर, मेटालिक ही तो होता है ना, सिल्वर मेटल होता है। मेटालिक सिल्वर इज फॉर्म्ड when silver chloride is exposed to sunlight, is exposed to बेटा क्या? sunlight। बताओ कुछ मुश्किल है या आंसर लिखना? हाँ, कुछ भी मुश्किल है नहीं। मेरे साथ साथ आंसर राइटिंग करते हुए चलो। ठीक है, आपको PDF के फॉर्मेट में टेलीग्राम पे भी नोट्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत करना अगर लिख नहीं पा रहे हो, साथ साथ समझते हुए चलो। ठीक है, चलो अगला, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन। किस तरीके की रिएक्शन है ये? देखो जरा, इस रिएक्शन को मैंने लिख दिया है। क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है? अभी तक आपने कौन कौन से टाइप की रिएक्शन पढ़ी है मेरे से बताओ? कॉम्बिनेशन, उससे पहले आपने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वो तो एनर्जी चेंजेस का डिफरेंस था। ठीक है, बट यहाँ पर दूसरी चीज है। उसमें आपने किससे पूछा, क्या क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन, है ना? कॉम्बिनेशन में क्या होता था? दो चीजें जुड़ती थी, एक नई चीज बनती थी, है ना? दो चीजें जुड़ के एक नई चीज बनती थी। मैंने बोला था कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा समझना डिकम्पोजिशन को, मतलब एक चीज टूटेगी, 2-3 चीजें बनाएगी। ठीक है, यही होता था ना। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे होते थे। कॉम्बिनेशन में 2 नहीं 3 भी हो सकती है, एग्जांपल ले रही हूँ बेटा। 2-3 चीजें जुड़ के एक चीज बनाएगा और डिकम्पोजिशन में वही एक चीज टूट के वापस से 2-3 चीजें बना देगी। यही डिफरेंस होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है? AgCl टूट रहा है, AgCl टूट रहा है, 2 चीजें बना रहा है, डिकम्पोज कर रहा है ना। किसकी हेल्प से कर रहा है? सनलाइट। जब सनलाइट होती है तो हम इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं बोल सकते। आप मेनली आप क्या लिख सकते हो बेटा? आंसर आप लिख दोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इतना आपने लिख दिया
तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। बट कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर अगर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो ये भी सोच सकता है कि ये किस फॉर्म में एनर्जी दी गई है, ये भी तो लिखा जाना चाहिए था। तो वो हो सकता है ये एक्सपेक्ट करे आपसे कि आप इसका आंसर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन दो, तब शायद हो सकता है कि वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे। आपको यहाँ पर रिटर्न आपको आंसर देना ना, तो ये आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखोगे एकदम करेक्ट है, बट अगर और ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हो तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन लिख देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फोटोलिटिक मींस सनलाइट दी जा रही है, हीट कर रहे होते तो थर्मल डिकम्पोजिशन लिखते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन लिखते, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। चलो अब एक टॉपिक आता है छोटा सा एकदम, इस पर टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैंने ऐड इसलिए किया, बहुत छोटा सा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे कई बार क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आज नहीं, कई बार जब आपसे कभी भी आप कोई भी पूछेगा ना, तो बहुत जनरल क्वेश्चन रहता है सबका कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है। आईसीएसई वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो फिर तो आपको तो पता ही होगा, आपकी तो बुक में दिया ही हुआ है, ठीक है। चलो भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता था, हीट करो, चीज टूट करके, सब्सटेंस मटेरियल टूट करके 2-3 पार्ट्स में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता था। थर्मल डिकम्पोजिशन भी सेम है, टूटती ही है चीजें, थर्मली ही होता है सारा काम, बट इतना ही डिफरेंस है दैट थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या बेटा बोल रही हूं मैं, थर्मल डिकम्पोजिशंस नहीं, थर्मल डिसोसिएशन लिख रही हूं ना, थर्मल डिसोसिएशंस आर रिवर्सिबल। आप बोलोगे मैम रिवर्सिबल का क्या मतलब है, समझा दो, तो मैं समझा रही हूं। देखो, रिवर्सिबल का मतलब है दोनों साइड्स में रिएक्शन होगी, मतलब देखो एग्जाम्पल से समझोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो NH4Cl है, ये टूटा, इसने क्या बनाया, NH3 बना दिया और बेटा HCl बना दिया, ठीक है, NH3 बना दिया, HCl बना दिया। जरा बैलेंसिंग देख लो, बैलेंस है ना, इक्वेशन बैलेंस है ना, नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ना, उधर 4 है ना लेफ्ट हैंड साइड, मेरे देखो 3 + 1 4, Cl भी बराबर है, बैलेंसिंग की चिंता फिर करनी नहीं है। तो ये हुआ, ये कैसे मैंने बोला ये हीट मैंने किया था, मैंने क्या बोला, ये हीट किया, मैंने क्या बोला, उसको हीट किया। तो आप बोलोगे मैम ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, हट रही हूं, कुछ ऐसा नहीं लिख रही हूं, ठीक है, बस हट रही हूं, एक मिनट, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक बेटा। और अगर हम क्या करें, हमने थर्मली डिकम्पोजिशन करवाया, NH4Cl हमारा ब्रेक होकर के NH3 और HCl बना दिया, अब हमने छोड़ दिया, वापस से कूल होने दिया, सिस्टम को अलाउ करिया कि कूल हो जाए। जब ये कूल होगा ना तो ये दोनों वापस जोड़ करके वही बना के रख देंगे, समझ रहे हो, पहले ये हीट हुआ, ये बना, फिर इन दोनों को कूल होने दिया, ये दोनों कूल होकर के वापस से वो बना दिए। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल, जो दोनों साइड्स चलती है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो भाई, आइस से वाटर, वाटर से आइस, रिवर्सिबल प्रोसेस तो है, आइस को बाहर निकाल के रख दो वाटर, वापस से वाटर को फ्रिज में लगा दो आइस, रिवर्सिबल ही तो है ना, रिवर्सिबल ही तो हो जाता है वो। उसी तरीके से जैसे ही आप हीट करोगे ऐसा, वापस से कूल कर दो तो ऐसा, वापस से कूल कर दो तो ऐसा, ठीक। अच्छा देखो, हम लोग नॉर्मली एरोज दिखा रहे थे अभी तक रिएक्शन में, इस तरीके से एरोज दिखा रहे थे, तो ये इरिवर्सिबल होता है, एक साइड को दिखाता है कि ये लिया ये बना, ये लिया ये बना, ठीक है। जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, तो इस तरीके का एरो लगाया जाता है, देखना ध्यान से, ऐसा एरो रिवर्सिबल रिएक्शंस के केसेस में लगाया जाता है। तो मैं क्या कर रही हूं, अब ऊपर वाले एरो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूं, थोड़ा सा क्या कर रही हूं, मॉडिफाई कर रही हूं, ऐसे, कोई प्रॉब्लम। ऊपर वाली देखो NH4Cl को हीट किया, NH3HCl बना, NH3HCl वापस कूल हुआ, NH4Cl बना,
This is a reversible reaction. So the main difference between thermal decomposition and thermal dissociation reaction is only that thermal dissociations are reversible in nature. Okay, rest is all same. समझते हैं इतनी बात? चलो भाई सॉरी। अब हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है उसकी तरफ आ चुके हैं। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन जानना जरूरी है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानना मस्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। समझ रहे हो? चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम ही आपको काफी कुछ बता देगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हो जाना, मैं यहां खड़ी हूं, हट गई, मैं अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। समझ रहे हो? मैं अपनी जगह से क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। तो ऐसी ही रिएक्शंस होंगी जो अपनी जगह से प्रोडक्ट्स बस हट जाएंगे। देखो एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। चलो, एक सबसे पहले आपको क्या दिखाती हूँ, एक इमेज दिखाती हूँ। डेफिनेशन तो मैं लिख दूंगी, डेफिनेशन तो आप खुद भी देख लोगे, बट मैं आपको पहले इमेज दिखा के, एनसीईआरटी से इमेज इंसर्ट की गई है, नो डाउट। अब मैं आपको समझाती हूँ, देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्या किया गया है बेटा? 3 आयरन नेल्स लिए गए। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, 15 मिनट इधर इन्वेस्ट कर दो, ध्यान से सुन लो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनो। 3 आयरन की नेल्स, मैं ऊपर लिख दीजिए, ऊपर लिखो, नीचे लिखती हूँ, चलो नीचे लिखूंगी फिर इरेज कर दूंगी। ठीक है, चलो 3 आयरन नेल्स लेके आई मैं। क्या लेकर के आई? 3 आयरन की नेल्स लेकर के आई। कील, कील सबने देखी है, घर में ठोकी जाती है ना, आयरन नेल्स। ठीक है, चलो 3 आयरन नेल्स लेकर के आई मैं। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में आपको जो दिख रहा है, इसमें मैंने क्या भर रखा है बेटा? कॉपर सल्फेट। क्या रखा हुआ है इसमें? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बहुत ही डीप ब्लू, एकदम देख रहे हो ना कितना प्यारा सा कलर आता है। ठीक है, ये इस टेस्ट ट्यूब में डाल रखा है। ठीक है, 3 आयरन नेल्स है मेरे पास। मैं करने क्या वाली हूं, देखो एक आयरन नेल को मैंने अलग रख रखा है, किसके लिए? कंपैरिजन के लिए, कि इसको बाद में कंपेयर करेंगे। एक आयरन नेल रख रखी है, उसमें से 2 आयरन नेल्स उठाई और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी। देखो पहले वाले में उसको आपको यही दिखा रहा है। देखो ये टेस्ट ट्यूब बना हुआ है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर पे ध्यान देना बेटा, बाकी सब मत देखो। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, मैं बाकी सब अभी समझा रही हूँ। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड वाले में देखो, टेस्ट ट्यूब जो है आपका, इसमें कॉपर का सल्फेट का सोल्यूशन है। इसमें हमने 2 आयरन नेल्स, ठीक है, इन्होंने थ्रेड में मतलब एक तरीके से एक में बांध करके थ्रेड से इसे इन्हें सस्पेंड किया। ठीक है, 2 आयरन नेल्स डाल रखी है। ठीक, थोड़ी देर डिप करने के बाद इन्होंने उस आयरन नेल्स को उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से निकाल लिया। अब क्या देखा इन्होंने? अब सेकेंड पिक्चर पे आ जाओ। इतना देखने के बाद अब सेकेंड पिक्चर पे आ जाओ बेटा। सेकेंड पिक्चर में देखो क्या है, एक आयरन नेल जो हमने बाहर रख रखी थी, 3 आयरन नेल लाई थी ना मैं, 2 मैंने सोल्यूशन में डिप करवाई थी, एक तो रखी हुई थी, तो एक जो नहीं रखी हुई थी आयरन नेल वो लेफ्ट हैंड में है, सेकेंड पिक्चर में लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में देखो वो वाली है जो मैंने अभी अभी उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से निकाली है। 2 डाली थी, उनमें से एक निकाली। समझे? समझे कि नहीं? है ना? तो ये जो 2 आपको दिख रहे हैं आयरन नेल्स, एक तो वो आयरन नेल है आपकी जो हाँ, एक तो वो आपकी आयरन नेल है जो आपने रख रखी थी बाहर, है ना, कंपैरिजन के लिए। एक आयरन नेल वो है जो अभी हमने उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से निकाली। ठीक है, फर्क है दोनों की, कलर्स में फर्क है ना, डिफरेंस है। ठीक है, चलो सेकेंड पिक्चर समझ में आई, थर्ड पिक्चर पे आ जाओ। थर्ड पिक्चर में एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नॉर्मल है, मतलब जैसा कलर होता है, दूसरी जो राइट वाली आपको बनी है ना, जिसका कलर उड़ गया, एकदम फेड हो गया, वो वाली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसमें आपने वो आयरन नेल्स डिप करे थे, उसका रंग ही उड़ गया कॉपर सल्फेट का। क्या हुआ, जब आपने जिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पहले वाले में आपने आयरन नेल्स को डिप करा था, जब निकाला तो आयरन नेल्स का कलर भी आप देख रहे हो कैसा हो गया, बी वाले फिगर में देखो राइट हैंड साइड में कैसा हो गया, ब्राउन ब्राउन, है ना। और इसमें देखो कॉपर सल्फेट का भी कलर उड़ गया, दोनों के कलर उड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या कोई केमिकल रिएक्शन ही हुई है, कलर चेंज हो गए, है ना, कुछ तो हुआ है, उसी रिएक्शन को देखना है। ठीक है, इसी एक्टिविटी को पढ़ते पढ़ते मैं आपको अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिनटों में समझा दूंगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, 3 आयरन नेल्स थे। ठीक है, चलो वो तो फालतू की बात लिखी हुई है, चलो आगे देखते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट के समझ में आया कि क्या क्या थे? चलो हुआ क्या देखो, आयरन था, आयरन
इसका सिंबल Fe, किसमें डाला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है भाई, ब्लू, ब्लू से ही लिखूंगी मैं, ब्लू होता है तो ठीक। क्या बनेगा, क्या बनेगा मैं बताती हूँ, देखो क्या होगा, ये CuSO4 में से Fe आ जाएगा, Fe आ जाएगा और CuSO4 में से Cu को हटा देगा, Fe आ जाएगा और CuSO4 में से कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है ना ये CuSO4 आएगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा FeSO4 और Cu डिस्प्लेस होके जाएगा कहाँ, यहीं पे रहेगा सॉलिड फॉर्म में। पहले किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था भाई, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में था, ये सॉलिड था ना, आयरन सॉलिड थी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रखा था तो वो एक्वस, जब हम लोग बेटा एक्वस लगा दिया जाता है, ठीक है, जब इस किसी का सॉल्यूशन वाटर में बनाते हैं तो एक्वस लगा देते हैं, ठीक है। FeSO4 अब एक्वस में बन गया और साथ में Cu सॉलिड स्टेट में। समझ में आई इतनी बात? बहुत सारे क्वेश्चंस इस रिएक्शन को देखने के बाद आपके माइंड में आ रहे होंगे, मुझे पता है, एक एक करके सबका आंसर मिलेगा आपको। पहले ये तो समझ में आया जितना मैंने बताया, अब आपके दिमाग में आएगा मैम ऐसा क्यों हुआ, इस Fe ने जाकर के Cu को डिस्प्लेस क्यों किया, इस Cu को डिस्प्लेस क्यों ही किया, है ना, ये एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा अगर मैं आपको लिख करके दूं, ठीक है, इस रिएक्शन का जस्ट उल्टा अगर हम लोग ऐसा कर लेते, अगर हम लोग ऐसा करते कि मैं आपको Cu लेके देती, Cu की नेल्स बना के देती, ठीक है, और मैं उसको FeSO4 के सॉल्यूशन में आपसे कहती कि डिप करो, Cu की नेल्स उल्टा कर देती, FeSO4 फेरस सल्फेट में डालती, तब कोई रिएक्शन ना होती, तब कुछ भी ना होता, कुछ होता ही नहीं, एज इट इज सब कुछ। तो आप बताइए मैम Fe ने तो Cu को डिस्प्लेस कर दिया, बट Cu ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? तो इसके लिए एक लॉजिक है, ऐसे नहीं होगा कि कोई भी आके किसी के सॉल्ट में से उसको हटा नहीं सकता, वो ज्यादा पावरफुल है, जिसने Fe ने आकर CuSO4 के सॉल्यूशन में से ही Cu को निकाला है ना, तो Fe ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, Cu नहीं है, इसीलिए जब FeSO4 के सॉल्यूशन में Cu को डाला गया तो Cu ऐसा नहीं कर पाया। समझे आप? अब ये अब क्वेश्चन उठता है, अब हम आपने तो बता दिया, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं बोलूंगी आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले चलो मैं पहले यही देखते हैं, हम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज का ट्रेंड पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेटल एक्टिविटी सीरीज का ट्रेंड पढ़ेंगे। मतलब देखो मैं लिख रही हूं यहां पर, सबसे पहले आएगा आपका पोटेशियम, फिर आएगा आपका सोडियम, रुके रहना, उसके बाद आएगा आपका कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, ठीक, फिर जिंक, फिर लेड, फिर यहां पे लिखो प्लीज सेंड, एक सेकेंड ना, प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्राज इन, सॉरी यहाँ पे लेड की जगह पे वही मैं कहूँ, क्या दिक्कत है, आयरन होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, लेड आएगा, ठीक है, कीज इन लेड, फिर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन, कॉपर आएगा, फिर मरकरी आएगा, फिर गोल्ड आएगा, एंड देन आपका लास्ट में आएगा प्लैटिनम, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है, मतलब आप जब ऊपर से नीचे जाओगे ना ऐसे, ये आयरन जो है ऐसे इसके नीचे है, ठीक है ना बेटा, मैं यहाँ अच्छा ऐसे लिख दूं क्या, चलो ऐसे लिख देते हैं, तब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा ठीक हो जाएगा। चलो लिखते हैं हम लोग पूरी मेटल एक्टिविटी सीरीज। आयरन तक हो गया था, आयरन के बाद देखो लेड, ठीक है, हाइड्रोजन आएगा इसके बाद, फिर आएगा आपका कॉपर, फिर आएगा आपका मरकरी, फिर आएगा आपका गोल्ड, फिर आएगा आपका लास्ट में प्लैटिनम। ये देखो ये है आपकी क्या
मेटल एक्टिविटी सीरीज। यही वो सीरीज है जिस अकॉर्डेंस में हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेटल किस मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करेगा। देखो पोटेशियम जो है, पोटेशियम को अगर लें तो वो अपने नीचे जितने भी है सबको डिस्प्लेस कर सकता है। पोटेशियम को अगर हम ले इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, जब आप इस तरीके से ऊपर से, लोगों में से लाइन भी नहीं बनी सीधी, जब आप इस तरीके से ऊपर से नीचे जाओगे ना, जब आप इस तरीके से ऊपर से नीचे जाओगे तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। एक्टिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। मतलब सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी है इन सब में? पोटेशियम। तो पोटेशियम अपने से नीचे वालों किसी को भी डिस्प्लेस करेगा। सोडियम अपने से नीचे, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि सोडियम से ऊपर है पोटेशियम, सोडियम अपने से नीचे वालों को करेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम को कर देगा, एल्यूमिनियम को कर देगा डिस्प्लेस, जिंक को कर देगा, आयरन को, लेड को, हाइड्रोजन को, कॉपर को, मर्क्यूरी को, गोल्ड को, प्लैटिनम को। इस तरीके से जो भी एलिमेंट है, वो जो भी मेटल है, वो अपने से नीचे वाले किसी भी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी हमने किसका एग्जांपल लिया था? आयरन और कॉपर का ना। आयरन को ढूंढो, कहां है ये? आयरन और कॉपर कहां है? कॉपर। आयरन कॉपर के ऊपर था, आयरन कॉपर के ऊपर है, देखो इसीलिए आयरन ने, देखो इसीलिए क्या हुआ था? ऐसी रिएक्शन थी ना बेटा, ऐसी रिएक्शन थी। मैं हट रही हूं, ठीक है। FeSO4 एक्वस और साथ में Cu, देखो ऐसी रिएक्शन हुई थी। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, क्यों? क्योंकि आयरन मेटल एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, ठीक है। और तभी मैंने बोला कि अगर आप क्या करो, Cu को लो और उसको फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करवाओ तो कोई भी रिएक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह की कोई भी रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हुई? ये बात आपको क्लियर होती है? अब हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सी डेफिनेशन बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की क्या डेफिनेशन। चलो लिखते हैं, एक मिनट। चलो क्या होगी भाई? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कौन कौन? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? पोटेशियम, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर रहे थे ना, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम देयर क्या? सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस आप जो भी देखोगे जिनमें ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, ऐसी सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का अब आइडिया लगा होगा, थोड़ा सा समझ में आया। एक्सपेरिमेंट से मैंने कैसे डेफिनेशन तक पहुंची आपको समझ में आया? अच्छा समझ में आया था कि नहीं? अभी आपको कुछ और एग्जांपल्स करवा के मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। अभी खत्म नहीं हो गया कि अब मैं समझ, अभी और एग्जांपल्स आएंगे और आपको हो सकता है क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन उठता है क्या मैम हमको ये मेटल एक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी क्या? क्वेश्चन उठ रहा है कि मैम डू वी नीड टू रिमेम्बर इट, है कि नहीं? सबको यही लग रहा है कि नहीं? सब यही सोच रहे हैं मैम याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कहीं भी दे के नहीं रखेगा, आपको याद करनी पड़ेगी। तो अब अगला क्वेश्चन आपके मन में होगा मैम ये कैसे याद रखेंगे? भाई याद तो हो जाएगा, आपको 2 का टेबल भी तो याद ही हुआ था, तब तो आप बहुत छोटे थे, याद नहीं हुआ था क्या? सारे टेबल्स याद हुए थे, ठीक है। अपने क्लास में जाते हो, जितने भी बच्चे हो सबका नाम याद हो जाता है, लिख के तो नहीं रखते, याद होता है, ये भी याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लोड मत लेने की, याद कैसे हो जाएगा अपने आप। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, दिक्कत वही आएगी कि प्रैक्टिस करोगे नहीं। जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब याद नहीं रहेगा। चलो अब मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ उसको लर्न करने में उतनी मैं जरूर करूंगी। देखो एक न्यूमोनिक बनाएंगे हम इसका, ठीक है, एक न्यूमोनिक बनाएंगे, शायद उससे आपको याद हो जाए।
शायद हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहीं से पढ़ रखा होगा, स्कूल से पढ़ा होगा या कहीं अपनी कोचिंग में जहां पर भी वो पढ़ रहे हैं वहां उन्होंने कुछ न्यूमोनिक देखे होंगे, हो सकता है, तो उनको उस हिसाब से अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। याद है तो याद ही करना हमारा मोटिव है। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिंपल ऐसे ही याद कर लेंगे, उनको ये इस सबसे अच्छा तो नॉर्मल याद करना है, तो वो भी बहुत सही है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इनको आइडिया नहीं है, उन्होंने अभी तक लर्न नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए मैं इस न्यूमोनिक को बता रही हूँ। ठीक है, जिन्होंने पहले से कुछ न्यूमोनिक के तरीके से उसको याद कर रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सुनो क्या करते हैं। एक कहानी, अब एक स्टोरी लाइन है, ठीक है, बड़ी ऑकवर्ड है, कोई बहुत अच्छी है, बहुत सेंस नहीं लगाने लगना कि सेंस क्या बैठ रहा है, बस बैठानी थी कहानी, इस वजह से लगानी पड़े। ठीक है, सुनो क्या है। एक कोई लड़की है, ठीक ठीक, मैं हूं, ठीक, एक कोई लड़की है, वो मैं ही हूं, ठीक है, मैं ही हूं, किसी को क्यों कहूं, मैं खुद ही हूं, ठीक, मैं हूं। और मुझे मान लो जू का, मुझे जानवर बड़े अच्छे लगते हैं, मान लो, ठीक है, इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं वो तो छोड़ो, बट मान लो, ठीक है, कहानी है, एक स्टोरी लाइन है, ठीक है, मुझे एनिमल्स बड़े अच्छे लगते हैं। कहानी सुनना तभी निमोनिक याद रहेगा। ठीक है, मैं हूं, मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली कौन अच्छा लगता है, मंकीज अच्छे लगते हैं और जेब्राज अच्छे लगते हैं। मान लो, ये याद कर सकते हो ना, मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, मंकीज अच्छे लगते हैं और जेब्राज अच्छे लगते हैं। ठीक ठीक है। अच्छा, एक कोई मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है चार्ली, ठीक, उसके पास मंकीज भी हैं, जेब्राज भी हैं, ठीक है, जेब्राज भी हैं, अब है, उसने रख रखे हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक मेरा फ्रेंड है चार्ली, उसके पास मंकीज भी हैं, उसके घर में जेब्राज भी हैं। ठीक है, तो मैं क्या हुई, मैं उसके घर गई, ठीक है तो अब मैं उससे क्या बोल रही हूँ, अब मैं उससे जो कन्वर्सेशन कर रही हूँ उसी से हमारा निमोनिक बन जाएगा। बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, ठीक है, सेंस मत लगाना कि क्या है क्या नहीं। चलो, ये कहानी भी मैंने ऐसे ही फालतू में बनाई है, चलो लिखें, सुनो। प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्राज इन, जेब्राज इन, इसको भी कैपिटल से ही करो, ठीक है, इस एंड को भी, एक सेकेंड, इस एंड में हट जाऊं, हट जाती हूं भाई, हट जाती हूं, देखो हट गई मैं, ठीक है। प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्राज इन, कॉमा लगाओ, लेट्स होप कूल मंकीज सेंट, कॉमा, यहां से ऐसा बता दूं कहानी अपनी तो नीचे आ जाएगा इसके, है ना। चलो इसको हटा देती हूँ यहाँ से। लेट्स होप कूल मंकी सेंड गो प्लीज, गो प्लीज, ओके। चलो भाई, ये हमारा क्या बन गया, निमोनिक बन गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे ये किस हिसाब से, देखो पी, ये जो पहला पी है ना, हर का फर्स्ट लेटर उठाओ, हर वर्ड का पहला लेटर जो है आपके एलिमेंट को सिंबलाइज कर रहा है। इस पूरे न्यूमोनिक का पहला लेटर जो होगा ना, फर्स्ट जो कैपिटल लेटर होगा वो आपके एलिमेंट को सिंबलाइज करेगा। दिखाऊं, पी से क्या, पोटेशियम, पी से क्या, पोटेशियम, सिंबल क्या होता है के। एस से क्या, सोडियम, सिंबल क्या होता है Na। मैंने सिंबल के हिसाब से नहीं है भाई, ये एलिमेंट के नेम के हिसाब से है, ठीक है। चार्ली, सी से आपका क्या होगा, कैल्शियम, क्या होता है सिंबल Ca। मंकीज, M, मैग्नीशियम, क्या होता है सिंबल Mg। एंड से क्या होगा, लिख दूं यहाँ पे, एल्यूमिनियम, सिंबल क्या होता है Al। जेब्रा, कहाँ लिखूं, अच्छा चलो गो प्लीज को और नीचे करते हैं, जेब्राज, ठीक है, यहाँ कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं जेब्राज। जिंक क्या होता है Zn, ऊपर करते हैं ऐसे, चलो देख रहा है ना, समझ आ रहा होगा। आई क्या होगा बेटा, आयरन, Fe। लेट्स में L, लेड, क्या सिंबल होता है Pb। होप का H, हाइड्रोजन, क्या होगा H। कूल का C, कॉपर, Cu। इसका M क्या होगा, मरकरी, क्या होगा बेटा इसका Hg।
और इसका सेंट का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का होगा Ag। बेटा मैंने जो ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी वहां पे मरकरी के बाद सिल्वर ऐड कर लेना, ठीक है, वहां पे मरकरी के बाद मैं कर देती हूँ, मतलब आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। एक में से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मैं भूल गई, लिखना भूल गई, ठीक है, एक सिल्वर को भी यहाँ पे होगा, एक सिल्वर भी होगा, ठीक है, ठीक है, इतना याद कर लोगे, इतनी सी मिस्टेक चल जाएगी ना, भूल गई मैं लिखना, सिल्वर भी होता है वहां पे, ठीक है। न्यूमोनिक एकदम करेक्ट है, ठीक है। मंकीज सेंट, फिर क्या होगा बेटा, गो प्लीज, ओके। तो जी से हो जाएगा आपका क्या, हाँ, जी से हो जाएगा आपका गोल्ड, क्या होता है सिंबल AU, प्लीज क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट क्या था आपका प्लैटिनम, हाँ प्लैटिनम PT, ओके। अब देखो जरा सा ध्यान से, मैं हट जाती हूँ एक बार, ठीक है, मैं एक हट जाती हूँ, आपको स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। न्यूमोनिक देखो अपना, यहाँ से न्यूमोनिक देखो, मैं हट गई, प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्राज इन लेट्स होप कूल मंकीज सेंड गो प्लीज, ठीक है, ठीक है। चलो, हर पूरे न्यूमोनिक का हर फर्स्ट कैपिटल लेटर सिंबलाइज करता है एक एलिमेंट को, ठीक है। मेटल एक्टिविटी सीरीज में आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। सबके सिंबल्स याद रखना, ठीक है। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, समझ गए। इतनी सी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, आई थिंक मैंने आपको इसमें काफी कुछ समझा दिया है, थर्मल डिसोसिएशन तो हो ही चुका है। चलो, एक दो रिएक्शंस और देखोगे, एग्जांपल्स, जैसा कि मैंने बोला था, चलो देख लो, एक दो और देख लो, ठीक है। चलो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और करवा देती हूँ, ठीक है। चलो, आप मेरे को मेटल एक्टिविटी सीरीज कहाँ पे लिखी हुई है, यहीं पे बताती हूँ, यहीं पे बताना, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप बताना कि ये रिएक्शन होगी। अब बताओ, ZnS प्लस CuSO4 एक्वस, बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बताओ। मैं हट जाती हूँ, आप बताओ, ठीक है, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले अपनी मेटल एक्टिविटी सीरीज को देखो, जिंक का पोजीशन और कॉपर का पोजीशन देखो। जिंक कहां पर है, इस बार क्लाउड बनाऊंगी, ठीक है, जिससे अलग, जिंक और क्या था, कॉपर, कॉपर, कॉपर। देखो, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ। क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल करेगा। मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिंक इज अबव देन कॉपर, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, Cu हट जाएगा, जिंक लग जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में प्लस कॉपर। देखो मैं हट गई, देखो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, कर लोगे ना। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कवर करवा दिया आपको पूरा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डबल डिस्प्लेसमेंट को शुरू करेंगे, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, इतना ही मजेदार है जितना डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरीके का है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम आपको और करवा देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, ठीक है, जिससे किसी भी तरीके का डाउट नहीं बचेगा, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर सारे सीक्वेंस में देखे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे हमें फॉलो करो, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय।